मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं आमिर की ये कहानी। मैं आमिर के घर के अंदर दाखिल हुई और उसके सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी आमिर की पहली बीवी हलीमा पानी का गिलास लेकर मेरे पास आई। मैंने पूछा, आपकी सौतन नरगिस कहाँ है? वो बोली, नरगिस इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल में है, उसके दूसरा बच्चा होने वाला है। आमिर भी वहीं पर है। मैंने कहा, आपके कितने बच्चे हैं? वो बोली, 3। मैंने कहा, आमिर को बच्चे पैदा करने से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो उससे कहिएगा कि वो मेरे गहने मुझे वापस दे दे, वरना इस बार मैं पुलिस को लेकर यहाँ आऊँगी। मैं हलीमा के घर से लौट आई और सीधे अपनी शॉप पर गई, जहाँ मेरी बड़ी बहन खुशबू मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही खुशबू ने मुझसे कहा, सबा, तुम आमिर के घर गई थी क्या? क्या हुआ? मैंने कहा, वो अपनी दूसरी बीवी की डिलीवरी करवाने हॉस्पिटल गया हुआ है। 1-2 दिन बाद एक बार फिर मैं जाऊंगी और इस बार तो मैं गहने वापस लिए बिना उसके घर से वापस नहीं आऊंगी। मेरी बड़ी बहन खुशबू और मैं पिछले 3 साल से लाजपत नगर मार्केट में कॉस्मेटिक की शॉप चला रहे थे। हमारी शॉप इस वक्त काफ़ी अच्छी चल रही थी। 5 साल पहले मेरी बहन खुशबू अपने सपनों को पूरा करने बुलंदशहर से दिल्ली आई थी। तब खुशबू मुखर्जी नगर में पीजी में रहकर एमएससी की तैयारी कर रही थी। साथ में लाजपत नगर में उसने एक छोटी सी जॉब भी ढूंढ ली थी। मेरी बहन के दिल्ली आने के 1 साल बाद ही उसने मुझे भी अपने पास बुला लिया। जब मैं अपनी बहन के पास दिल्ली आई तो उसने लाजपत नगर में हम दोनों बहनों के लिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया और मैं भी लाजपत नगर में ही अपनी बहन के साथ एक कॉस्मेटिक शॉप कंपनी में जॉब करने लगी। 2 साल काम करने के दौरान लाजपत नगर में मेरी बहन खुशबू की काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। अब वो मामूली नौकरी नहीं करना चाहती थी, बल्कि लाजपत नगर मार्केट में ही कॉस्मेटिक शॉप खोलना चाहती थी। लेकिन शॉप खोलने के लिए मेरी बहन के पास रुपए नहीं थे। तब नरगिस हमारे साथ ही हमारी कॉस्मेटिक की कंपनी में मामूली जॉब कर रही थी और उसका अफेयर 3 बच्चों के बाप आमिर के साथ चल रहा था। आमिर हमारा बॉस हुआ करता था और कंपनी से वह मोटी सैलरी हासिल करता था। दिल्ली के बसंत कुंज में आमिर का घर था, जहां उसकी बीबी हलीमा बेगम अपने बच्चों के साथ रहती थी। लाजपत नगर मार्केट में कॉस्मेटिक की शॉप शुरू करने के लिए मेरी बड़ी बहन खुशबू को 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो उसने अपने बॉस आमिर की गर्लफ्रेंड नरगिस से बात की। नरगिस ने बताया कि आमिर अपने दोस्त से लेकर 10 लाख रुपए दे देगा, लेकिन बदले में उसके दोस्त के पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तब मैं अपनी बहन के कहने पर बुलंदशहर गई और घर से कीमती गहने उठाकर दिल्ली ले आई। ये गहने मेरी माँ ने हम दोनों बहनों की दहेज के लिए सहेज कर रखे थे। आमिर के पास गहने गिरवी रख कर मेरी बहन खुशबू 10 लाख रुपए ले आई और कुछ बैंक से लोन लेकर उसने लाजपत नगर मार्केट में कॉस्मेटिक की दुकान खोलने का अपना सपना पूरा कर लिया। 2 साल के अंदर ही खुशबू ने बैंक का लोन चुकता कर दिया और 2 महीने पहले उसने आमिर का 10 लाख रुपए का भी कर्ज उतार दिया। तब आमिर ने कहा था कि हमारे गहने उसके दोस्त ने बैंक के लॉकर में रख दिए हैं, जल्द ही वो बैंक से निकाल कर वापस कर देगा। और पिछले 2 महीने से आमिर किसी न किसी बहाने से हमें गहनों के लिए टाल रहा था। इस बीच उसकी गर्लफ्रेंड नरगिस अब उसी के घर बसंत कुंज में रह रही थी। आमिर ने अपनी पहली बीवी हलीमा को ना जाने कैसी कौन सी घुट्टी पिलाई थी कि वो अपनी सौतन नरगिस को अपने घर में बर्दाश्त कर रही थी। पिछले हफ्ते जब मैं आमिर के गहने वापस लेने गई थी, तब वहाँ मुझे आमिर की दूसरी बीवी नरगिस मिली थी, जो 9 महीने का घर पेट में लिए हुए थी। नरगिस ने ही कहा था कि 1 हफ्ते में हमें हमारे गहने मिल जाएंगे, लेकिन आज फिर मैं आमिर के घर से खाली हाथ लौटी थी। मैं आमिर से इसी वजह से चिढ़ती थी। एक तो उसने नरगिस जैसी शरीफ लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था और उसने
चिढ़ने की दूसरी वजह ये थी कि वो एक नंबर का सूदखोर भी था, वरना मेरी बहन के गहने गिरवी क्यों रखता। मैं आज जब से बसंत कुंज से लौटी थी तब से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरी बहन खुशबू मुझे इतना परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई और मुझे समझाते हुए बोली, आज नहीं तो कल आमिर हमें हमारे गहने लौटा ही देगा, और अगर नहीं भी लौटाएगा तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। वैसे नरगिस की डिलीवरी हो जाने के बाद मैं एक बार खुद से उसके घर जाऊंगी। अगर उसने तब मुझे गहने नहीं दिए तो फिर देखना, नज़दीक में ही तो उसकी कंपनी का ऑफिस है। हम वहाँ जाकर उसकी सूदखोरी और धोखेबाजी के बारे में सबको बता देंगे। फिर देखना वो किसी के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अपनी बहन की बातों में मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ तो मैं उसे शॉप पर छोड़कर फ्लैट पर चली गई और शाम का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। रात 9 बजे खुशबू घर आई तो दोनों बहनों ने रात का खाना साथ खाया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह उठते ही तैयार होकर अपने लिए और अपनी बड़ी बहन के लिए नाश्ता में मैं ही बनाती। नाश्ते के बाद मेरी बहन शॉप के लिए निकल जाती। फ्लैट से शॉप की दूरी कोई ज़्यादा नहीं थी। फिर मैं मेरी बहन अपनी कार से ही शॉप पर जाती और खुशबू के शॉप पर चले जाने के बाद मैं मूड के हिसाब से शॉप पर जाती। जिस कंपनी में पहले हम दोनों बहनें जॉब करती थी उसी कंपनी में थॉमस आज भी काम करता था। थॉमस देखने में सुंदर तो था ही और बेहद नेक दिल इंसान भी था। उसकी इसी बात पर मैं थॉमस से एक तरफा प्यार करने लगी थी, लेकिन वो मुझे भाव ही नहीं देता था। जब हम दोनों बहनों ने कंपनी छोड़कर मार्केट में अपनी शॉप खोल ली तो एक थॉमस ही था जिसने हमारी शॉप को सेटल करने में हमारी बहुत मदद की थी। दूसरों की मदद करने की उसकी इसी अदा पर मैं मरती थी, लेकिन वो था कि मेरी तरफ देखता तक नहीं था। एक दिन जब खुशबू शॉप पर निकल गई तो मैंने थॉमस को बहाने से अपने फ्लैट पर बुलाया। थोड़ी देर में ही वो मेरे फ्लैट पर पहुंच गया था। मैंने उसके हाथों को पकड़ लिया और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन थॉमस ने मेरे हाथों को झटक दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मुझे उसकी ये बात आज तक समझ ही नहीं आई कि एक खूबसूरत और जवान लड़की को जो अपने दिल में मोहब्बत की सेज सजाए बैठी हो उसे कोई यूं कैसे। मुझे लगने लगा कि शायद थॉमस नामर्द है। 1 हफ्ता बीत चुके थे। मैं अपनी बहन के साथ लाजपत नगर शॉप पर ही थी। मैंने कहा, बाजी 1 हफ्ता बीत चुका है, आप आमिर को कॉल करिए, लगाइए या उसके ऑफिस चले जाए। ऑफिस में वो ना मिले तो सीधे बसंत कुंज उसके घर पहुंच जाइए। इस बार उसको छोड़ना नहीं है। आप कहेंगी तो मैं भी आपके साथ चल लेती हूँ। मेरी माँ के कीमती गहनों को वो ऐसे हमसे नहीं लूट सकता। मेरी बात को सुनकर खुशबू ने आमिर को कॉल मिलाया। कुछ देर दोनों की फ़ोन पर बातें हुई। फ़ोन करते ही खुशबू ने मुझसे कहा, तुम शॉप पर ही रहो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। इतना कहकर मेरी बहन अपनी कार से निकल गई। खुशबू के जाते ही मुझे यकीन हो गया था कि आज वो आमिर के घर से खाली हाथ नहीं लौटेगी। रात 9 बजे तक मैं अपनी बहन का मार्केट में इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। फ़ोन किया तो वो बोली कि तुम शॉप बंद करके फ्लैट पर चलो, मैं सीधा वहीं पहुंचूंगी। रात का खाना बनाकर मेरे भर पेट खा लिया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। फ्लैट की दूसरी चाबी खुशबू के पास थी, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो चुकी थी। सुबह आँख खोली तो देखा कि रात का खाना वैसा का वैसा ही पड़ा है और मेरी बहन अब तक कमरे में सोई हुई थी। अक्सर वो सुबह जल्दी जाग जाती थी, लेकिन आज 8 बजे तक वो बिस्तर से उठी नहीं थी। तो मैंने सुबह की चाय बनाई और खुशबू को जगाया। उसने मेरे हाथों से चाय का कप लिया और बोली, सबा आज तुम शॉप पर चली जाओ, मैं बाद में आऊँगी। मैंने कहा, ठीक है, आप आराम से आइएगा, लेकिन ये बता दीजिए कि गहने कहाँ रखी हो। वो मुस्कुराती हुई बोली, अरे तुम अब गहनों की चिंता छोड़ दो। मैंने अपनी बड़ी बहन को इस कदर मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा था।
उसकी ये मुस्कान देखकर मैं भी खुश थी। मैं शॉप पर आ गई, लेकिन मैं अपनी बहन के बदले हुए अंदाज में बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। इस बीच मेरी बहन खुशबू मुझे शॉप पर छोड़कर पूरे पूरे दिन गायब रहने लगी। पूछने पर मुस्कुरा देती। अपनी बहन का ये बिल्कुल नया अंदाज देखकर मुझे ऐसा लगा कि खुशबू इश्क में डूब चुकी है। लेकिन वो कौन है, किसके इश्क की खुमारी मेरी बहन पर इस कदर चढ़ चुकी है कि उसने मुस्कुराना सीख लिया है। एक दिन जब खुशबू शॉप से निकली तो मैंने भी शॉप बंद कर दिया और उसके पीछे पीछे पार्किंग तक गई। खुशबू वहाँ खड़ी एक कार की अगली सीट पर बैठ गई और वहाँ से निकल पड़ी। मैं इस कार को पहचान गई। ये आमिर की कार थी। मैंने आमिर की कार का पीछा किया और कुछ ही देर में आमिर की कार मेरे ही फ्लैट में जाकर रुकी। दोनों कार से उतरे और सीधे फ्लैट के अंदर दाखिल हो गए। फ्लैट की दूसरी चाबी मेरे पास थी। थोड़ी देर बाद ही मैंने दबे कदमों से फ्लैट के मेन गेट तक पहुंच गई और धीरे से मैंने दरवाज़ा खोला तो खुशबू के बेडरूम में दोनों को हम बिस्तर होते अपनी आंखों से देखकर मैं वापस मुड़ गई और गेट को पहले की तरह लॉक कर दबे पांव वहां से शॉप पर निकल गई। आमिर के साथ अपनी बहन की इश्कबाजी को देखकर सदमे में थी। मुझे अब अपनी माँ के गहनों की वापस मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि अब तो मुझे गहनों के साथ साथ अपनी बहन को भी खो देने का डर सता रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आमिर ने अपने इश्क का वही काला जादू मेरी बड़ी बहन पर भी कर दिया है, जिसके सहारे उसने नरगिस जैसी सीधी सादी लड़की को अपनी दूसरी बीवी बना लिया था। मैं समझ गई थी कि गहनों की तरह खुशबू को भी आमिर अपनी हवस की तिजोरी में बंद कर देगा, जहां से वे कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। ये सब सोचकर मुझे आमिर के साथ अपनी बहन से नफरत होने लगी थी। आमिर जैसे इंसान की तीसरी बीवी बनने से तो अच्छा खुशबू फारूक को ही अपना लेती। आखिर क्या कमी थी उसमें? यही ना कि वो गरीब था। बचपन में ही माँ बाप ने फारूक से खुशबू की सगाई कर दी थी। फारूक खुशबू से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन फारूक की मोहब्बत को ठुकरा कर खुशबू दिल्ली आ गई थी और पिछले 5 सालों से फारूक बुलंदशहर में अपनी बीवी खुशबू का इंतज़ार कर रहा था। वैसे तो मेरी बहन समझदारी की बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आमिर जैसा इंसान जिसके पास 2 बीवियां पहले से हैं, उसके साथ इश्क लड़ाने में खुशबू की समझदारी कहाँ गायब हो गई। मुझे शॉप पर बिठाकर खुशबू गायब थी और मैं सुबह से अपनी शॉप पर बैठी उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने समय से पहले शॉप बंद किया और फ्लैट पर चली गई। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर थी कि खुशबू आ गई। वो बोली, सबा तुमने खाना खाया? मैं बोली, मुझे पता था कि आप तो आमिर के साथ डिनर किए बिना घर लौटेंगी नहीं, इसीलिए मैंने खाना खा लिया है। मेरे से तुम्हें अब मतलब ही क्या रह गया है? बाजी, ये जानते हुए कि आमिर की 2 बीवियां पहले से हैं, तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। वो तो बेशरम है ही, तुम भी बेशरम हो चुकी हो। मेरी इतनी कड़वी बात सुनकर खुशबू मुस्कुरा गई और बोली, सबा, तुम आमिर के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती हो और उसकी बीवियों की चिंता करना छोड़ कर अपने काम से मतलब रखो। कुछ दिन और बीते। इस बीच मेरी बहन ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। अब वो खुलेआम आमिर के साथ उसकी गाड़ी में किसी भी वक्त निकल जाती और जब मर्जी लौटती। मैंने भी अब उससे पूछना भी छोड़ दिया था कि आमिर के साथ वो कहाँ और क्यों जा रही है। एक दिन मैं शॉप पर थी और मेरी बहन खुशबू शॉप से बहाना बनाकर निकली तो मैं समझ गई कि वो अपने आशिक आमिर के पास जा रही होगी। मैंने कई बार आमिर से खुशबू के रिश्तों को लेकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैं भी खुशबू को समझा कर थक चुकी थी, इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि अब खुशबू के साथ नहीं रहूंगी। मैंने अपनी बहन के मंगेतर फारूक को फोन लगा दिया। मैंने उसे कहा, फारूक, तुम कैसे मर्द हो जो 5 साल से बुलंदशहर में बैठे हुए हो? तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारी मंगेतर खुशबू किसी और की बीवी बन जाएगी? फारूक ने मेरी बात सुनी तो वो बोला, सबा, तुम परेशान मत हो, कहो तो मैं कल ही दिल्ली आ जाऊं। मैंने गुस्से में कहा, ऐसा करना कि अब तुम खुशबू की शादी में
दावत खाने ही आना। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे अब अपनी बहन खुशबू की चिंता नहीं थी, उसे मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक चुकी थी। अब मुझे अपनी माँ के कीमती गहनों की चिंता थी। मुझे किसी भी तरह उन गहनों को हासिल कर अपनी माँ तक पहुँचाना था, क्योंकि खुशबू के कहने पर मैं ही बुलंदशहर गई थी और अपनी माँ को किसी तरह राज़ी कर उनसे गहने दिल्ली लाई थी। दोपहर का वक्त हो चुका था और गुस्से के मारे मेरा दिमाग फटा जा रहा था। इसीलिए मैंने शॉप को बंद किया और सीधे बसंत कुंज पहुंच गई, जहां नरगिस और हलीमा दोनों मौजूद थी। मैंने कहा, मुझे मेरे गहने चाहिए। बिना गहने लिए आज मैं यहाँ से लौट कर नहीं जाऊंगी। तुम दोनों सौतन कहीं से भी मेरे गहने लाकर मुझे दो। इतना कहकर मैं आमिर के सोफे पर धरना देकर बैठ गई। नरगिस और हलीमा मेरे इस रवैये को देखकर घबरा गई थीं। दोनों ने बारी बारी से आमिर को कॉल किया और थोड़ी देर में ही मेरे फ़ोन पर मेरी बहन खुशबू का फ़ोन आ गया। वो बोली, सबा ये क्या नौटंकी है? मैंने कहा था ना कि गहनों की चिंता छोड़ दो। मैंने भी गुस्से में कहा, वो गहने मेरी माँ के हैं। मैं उन गहनों को तुम्हारी अय्याशियों के नाम पर नहीं खोज सकती। आमिर को दहेज ही देना है तो नए गहने खरीद कर दे दो। मेरी ये बात सुनकर खुशबू बेहद गुस्सा हुई और बोली, तुम वहीं रुको, मैं गुड़गांव में हूँ, 1 घंटे में वसंत कुंज पहुँच रही हूँ। हलीमा मेरे लिए पानी लेकर आई, लेकिन मैं पानी लेने से मना कर दिया और बोली, तुम्हें आमिर की रंगरलियों से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे रहते हुए वो नरगिस से दूसरी शादी कर लाया और अब आमिर की तीसरी बीवी खुशबू भी इस घर में आ जाएगी। कैसी बेगैरत औरत हो तुम। मेरी बात सुनकर हलीमा मुस्कुरा गई और उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी मेरे फ़ोन पर फारूक का फ़ोन आ गया और बोला, मैं लाजपत नगर तुम्हारी शॉप पर हूँ, लेकिन शॉप तो बंद है। मैंने कहा, फारूक निकलने से पहले मुझे खबर तो कर देते। खैर अब तुम वहीं रुको, मैं 1 घंटे में लाजपत नगर पहुँच रही हूँ। फारूक का फ़ोन काटा ही था कि आमिर की गाड़ी घर की पार्किंग में दाखिल हुई और थोड़ी देर में ही दोनों मेरे सामने सोफे पर बैठे थे। मैंने अपनी बहन खुशबू से कहा, तुम तो इन दोनों औरतों से भी ज़्यादा बेशर्म हो चुकी हो। बाजी, माँ को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वो सदमे से ही मर जाएगी। तुम्हें दुनिया में और कोई मर्द नहीं मिला था। वो बेचारा फारूक इस वक्त लाजपत नगर आया हुआ है। तुमने इस अय्याश आदमी के चक्कर में फारूक को ही नहीं बल्कि सबको धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब मुझे मेरे गहने दे दो। मेरी माँ आई हुई है, उसे लेकर मैं हमेशा के लिए बुलंदशहर चली जाऊंगी। जब मेरी बहन खुशबू ने सुना कि माँ फारूक के साथ दिल्ली आई हुई है तो काफ़ी हैरान हुई और बोली, तुम्हें माँ को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी सबा? मैं बोली, मैंने तो केवल फारूक को बुलाया था ताकि वो अपनी मंगेतर की अय्याशियों से वाकिफ़ हो जाए, लेकिन वो बेवकूफ़ अम्मी को भी साथ लेकर आ गया। खुशबू ने कहा, फारूक मेरा मंगेतर था, लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो उसने शादी कर ली। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। खुशबू ने कहा, ये जो तुम्हारे सामने औरत खड़ी है ना, जिसे तुम आमिर की दूसरी बीवी समझती हो, दरअसल यही फारूक की बीवी है। खुशबू के मुंह से ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। मैंने हलीमा का रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा का पूरा गिलास खाली कर दिया। तभी हलीमा बेगम की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो बोली, मैं भी आमिर की बीवी नहीं हूँ, बल्कि आमिर के बड़े भाई आसिफ की बीवी हूँ, जो यूक्रेन में रहते हैं और कभी कभार ही दिल्ली आते हैं। मैं भी अपने बच्चों के साथ वहीं रहती थी, लेकिन यूक्रेन में चल रही लड़ाई की वजह से पिछले 2 साल से यहाँ आ गई हूँ। मेरे दिमाग में तो मेरी बहन खुशबू की बातें गूंज रही थी। मैंने खुशबू से पूछा, अगर नरगिस फारूक की बीवी है तो फिर पिछले 3 सालों से यहाँ आमिर के घर में क्या कर रही है? मेरा ये सवाल सुनकर नरगिस मेरे सामने आ गई और बोली, 4 साल पहले मेरी फारूक से शादी हुई और जल्द ही मुझे मालूम चल गया कि फारूक और उसके घर वालों ने दहेज के लालच में ही मुझसे शादी की। 1 साल में ही फारूक के घर में मेरी औकात गुलामों जैसी हो गई थी। बात बात पर फारूक मेरी पिटाई कर देता।
मैं मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें कुंवारी थी। हाई स्कूल में मैं और खुशबू एक साथ ही पढ़ते थे। एक दिन मुझे खुशबू के बारे में पता चला तो मैं रातों रात घर से भागकर खुशबू के पास दिल्ली आ गई। तब खुशबू मुखर्जी नगर में अकेले रहती थी और तब तुम भी दिल्ली नहीं आई थी। खुशबू की वजह से ही मुझे लाजपत नगर में कॉस्मेटिक की कंपनी में जॉब मिल गई और फिर तुम भी दिल्ली आ गई। खुशबू के कहने पर ही मैंने अपनी पहचान तुमसे भी जाहिर ना होने दी। तब आमिर के घर कोई नहीं रहता था तो आमिर ने मुझे अपने घर में पनाह दी। मैंने कहा तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, ये फारूक या आमिर के नहीं हैं तो किसके हैं? नरगिस ने कहा मेरे दोनों बच्चे मेरे शौहर के हैं और मेरा शौहर वो है जो इस वक्त तुम्हारे बगल में बैठा है। मैंने नज़र घुमाई तो मेरे होश उड़ गए। यह आमिर की कॉस्मेटिक कंपनी में काम करने वाला थॉमस था जिसने कभी मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। मैंने हैरानी भरी नज़रों से थॉमस की ओर देखा और बोली तुम सबने मिलकर मुझसे ये बात क्यों छुपाए रखा? थॉमस मुस्कुरा गया और बोला हम दोनों पिछले 3 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। इस दौरान न जाने कब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, पता ही नहीं चला। मैं ईसाई और नरगिस मुस्लिम थी। धर्म की ऊंची दीवारों को लांघना हम दोनों के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन आमिर और खुशबू की वजह से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गईं और आज मैं नरगिस जैसी बीवी को पाकर खुद को बेहद खुशनसीब समझ रहा हूँ। और तुमसे ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि खुशबू दीदी ने मना किया था। मेरे सामने अब सभी के राज खुल चुके थे। मेरी बहन अपनी जगह बिल्कुल सही थी और आमिर के साथ उसकी नज़दीकियों को लेकर मेरे मन के सारे वहम अब दूर हो चुके थे, लेकिन गहनों को लेकर मेरे मन में एक सवाल बाकी रह गया था जिसे मैंने पूछ ही लिया। अगर आमिर इतना ही नेक दिल है तो उसने तुम्हारे गहने क्यों नहीं लौटाए अभी तक? खुशबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया दरअसल आमिर ने मुझे 10 लाख रुपए अपने दोस्त राजवीर से ब्याज लेकर दिए थे और राजवीर ने वो गहने लॉकर में रखवा दिए थे, लेकिन पिछले 2 महीने से राजवीर इंडिया में नहीं था, इसीलिए आमिर वो गहने वापस नहीं कर पा रहा था। राजवीर लौट कर आया तो लॉकर से वो गहने निकाल लाया और उन्हीं गहनों को हासिल करने आज हम दोनों गुड़गांव गए थे। दरअसल तुम्हारी तरह पहले मैं भी आमिर को गलत समझ बैठी थी, लेकिन जब तुम्हारे कहने पर उस दिन मैं आमिर के पास गहने लेने आई तो मुझे पता चला कि आमिर सूदखोर नहीं है। उसने सच में अपने दोस्त से ब्याज लेकर हमें रुपए दिए थे। खुशबू ने मेरी और गहनों की पोटली पकड़ाते हुए कहा ये रखो अपने गहने। गहनों की उस पोटली को थामने की मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि 5 साल संघर्ष के बाद खुशबू ने दिल्ली में अपना एक मकाम हासिल किया था। अपनी मेहनत के दम पर ही खुशबू लाजपत नगर में खुद का फ्लैट भी खरीदने जा रही थी। खुशबू की बातें सुनकर मैं बेहद शर्मिंदा हुई और काफ़ी देर तक हम सभी बातें करते रहे। फिर याद आया कि लाजपत नगर मार्केट में मेरी माँ हमारा इंतज़ार कर रही है, तो मैं और मेरी बहन दोनों ही आमिर के घर से विदा लेकर लाजपत नगर पहुँचे और वहाँ से फारूक और अपनी अम्मी को लेकर सीधे अपने फ्लैट पर पहुँच गए। हम दोनों बहनों को देखकर मेरी अम्मी बेहद खुश थी। फारूक जैसे इंसान को अपने घर देखकर मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो हमारा मेहमान था, इसीलिए खाने के दौरान मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। वो भी सर नीचे किए चुपचाप खाना खाता रहा। खाना खा लेने के बाद मैंने फारूक से कहा फारूक, मैं तो आज तक यही समझती रही कि तुम अभी तक खुशबू के इंतज़ार में हो और उस दिन फ़ोन पर भी तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे तो आज पता चला कि तुमने नरगिस से शादी कर ली थी। फारूक ने कहा उस दिन फ़ोन पर मैं तुम्हें बताने वाला था कि तुमने फ़ोन काट दिया, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ चला आया। मैंने कहा जब तुम खुशबू से सगाई तोड़कर दूसरी शादी कर चुके थे तो फिर यहाँ क्यों चले आए? फारूक ने कहा दरअसल मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी बीवी नरगिस घर से भाग गई। मैंने उसकी बहुत तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इतने अरसे बाद जब तुम्हारा कॉल आया तो मैंने सोचा कि शायद मुझे खुशबू फिर से अपना लेगी। यही सोचकर मैं यहाँ चला आया।
मैंने कहा तुमने आने में देर कर दी। खुशबू ने आमिर से शादी कर ली है, इसीलिए अब तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। अब तो तुम अभी बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे रुकने का कोई मतलब नहीं है। फारूक भी मेरी बात समझ गया और थोड़ी ही देर में वो वहाँ से निकल गया। कहानी से सीख, कई बार एक इंसान की गलतियों का खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ता है। अगर फारूक सही होता तो नरगिस को घर से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नरगिस ने फारूक के घर रहकर जो भी झेला वो खुशबू के हिस्से का था। खुशबू को अपने ख्वाबों को पूरा करना था, इसलिए उसने रिश्ते की परवाह नहीं की और अनजाने में ही सही लेकिन फारूक के जुल्म से बच गई। जिंदगी को बदलना तो है तो खुशबू और नरगिस की तरह बड़े फैसले लेना सीखिए और याद रखिए कि ज़िंदगी के फैसले लेते समय दिल नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे बेहतर ही मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ कि कुछ रिश्ते ऊपर वाला ही ख़राब कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।